इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन मंगलवार है और फोन इन कार्यक्रम है जिसका विषय हमने चुना है धान की रोपाई में सावधानियां। इस विषय पे आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संदीप रावल, आप कोऑर्डिनेटर कृषि विज्ञान केंद्र दामला हैं। डॉक्टर साहब से बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हाजिर हैं गिरधारी भाई। तो हम किसान भाइयों को ये बता दें कि हमारा स्टूडियो का फ़ोन नंबर रहेगा 221 322 221 322। कुरुक्षेत्र का STD कोड रहेगा 01744 01744। तो जो कुरुक्षेत्र से बाहर के जो भी भाई हैं या जो भाई मोबाइल से फ़ोन करेंगे उनको चाहिए कि 221 322 फ़ोन नंबर लिखने से पहले STD कोड जरूर लगा लें। तो कोई भी धान की रोपाई में सावधानियां विषय से संबंधित कैसा भी सवाल है तो आप सीधा हमारे स्टूडियो में फ़ोन करें और अपनी समस्या का समाधान तुरंत हमारे विशेषज्ञ से पाएं। आइए आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को सुनते हैं। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम फोन इन और आपने पता है कि मेरा प्रयास है कि एकदम ऐसा विषय लेकर आए जो आवश्यक है समय परिस्थिति के अनुसार, ताकि जो हमारे किसान साथी हैं उसका लाभ उठा सकें। और इस कार्यक्रम में हम आपकी समस्याओं का सीधा समाधान अपने विशेषज्ञ से करने का प्रयास करते हैं। जिन साथियों ने किसी कारण से अपना रेडियो सेट देर से खोला है उनके लिए बता दें कि आज का जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा धान की रोपाई में सावधानियां। और चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर संदीप रावल, जो कोऑर्डिनेटर हैं कृषि विज्ञान केंद्र दामला यमुनानगर में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी लाल जी, कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और मैं इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं एक बार नमस्कार करना चाहूँगा। बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, धान की फसल जो एक मुख्य फसल होती है इस क्षेत्र की, धान का कटोरा भी है ये जी। और बड़ी उम्मीद साथी लेके चलते हैं इस फसल से। बिल्कुल सर। लेकिन किसी फसल का अच्छा होना ये उस पर निर्भर करेगा कि उसने फसल को लगाते समय क्या सही वैज्ञानिक तरीका अपनाया कि नहीं अपनाया है जी। अगर कहीं उसमें चूक होती है तो थोड़ा नुकसान किसान साथियों को उठाना पड़ता है। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि जब, क्योंकि साथियों ने नर्सरी तो लगा ली है, अब रोपाई का समय आ गया, तो किन किन बातों का विशेष ख्याल रखें हमारे किसान साथी कि उसकी फसल अच्छी हो। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये रखा है। और कहा जाता है जैसे अगर कोई इमारत है उसकी अगर नींव अगर मजबूत है तो वो इमारत मजबूत रहती है। इसी तरीके से धान, क्योंकि जैसा आपने बताया कि एक मुख्य हमारी खरीफ की फसल है हरियाणा प्रांत की, तो इसमें अगर हम जो नर्सरी के समय और रोपाई के समय अगर जो सावधानी अगर हम बरतते हैं, उसे वैज्ञानिक तरीके से लगाते हैं, तो आने वाले समय में हमारी कई तरीके की समस्याएं चाहे। एक फोन ले ले। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं गांधीनगर से बोल रहे सर। अपना नाम? अशोक है जी। अशोक जी, क्या पूछना है? सर ये पूछना था सर, जैसे कि ना ये बासमती जीरी अभी कभी लगाई नहीं, मतलब। अच्छा। अगर ये लगाए अब की बार तो ठीक रहेगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगा? अच्छा डॉक्टर साहब। जी अशोक जी, बिल्कुल हमारा जो प्रदेश है ये जाना ही हमारा बासमती के रूप में जाना जाता है। लगभग 55% जो है हमारे यहाँ पे हरियाणा में बासमती का क्षेत्र है।
और इसमें ज़रूर आप बिल्कुल बासमती लगा सकते हैं। उसके लिए जो किस्में अगर हम बात करें, अगर जैसे आप आगे कोई जल्दी वाली फसल जैसे आगे आलू वगैरह लगाना चाहते हैं, तो उसमें आप जो कम अवधि की किस्में हैं जैसे 1509 है या नई वैरायटी जैसे अभी आई है 1612, तो इसमें जैसे 1509 है आपकी कम अवधि में है, या नई वैरायटी जो आई है 1692 PB 1692 वो आप लगा सकते हैं, या PB 1121 है। ये काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं जिनका आप अपने खेत में लगा के और अच्छा मुनाफा इसमें पा सकते हैं। ठीक है सर। अशोक जी कुछ और पूछना है? डॉक्टर साहब तो हम बात कर रहे थे कि आवश्यक है कि उसकी जो है नींव बुनियाद अच्छी हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसमें हम बात वही कर रहे थे कि सबसे पहली तो बात हमारी ये आती है कि हम किस क्षेत्र में हमारा जो खेत का सिलेक्शन है वो सबसे पहली बात आती है जी। तो हम कहते हैं कि जो हमारी चिकनी दोमट मिट्टी है या दोमट मिट्टी है वो हमारी धान की रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त है जी। इसमें मतलब क्या है कि जब उसमें पानी लगे तो उसमें गारा बन जाए और जब सूखे तो दरारें पड़ जाए, ऐसी मिट्टी हमारे धान की रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त है जी। एक बात करते हैं हमारी कि भाई किस अवस्था में हम लगाएं, कितने समय की हमारी जो है रोपाई किस समय हम करें। तो सबसे उपयुक्त समय है हमारा जो 25 से 30 दिन की जो हमारी पौध है जी, वो रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त हमारी है। हालांकि 60 दिन तक भी लगाई जा सकती है। किसी कारणवश अगर किसान भाई किसी कारणवश भाई खेत खाली नहीं हो रहे, किसी कारणवश वो लगा सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त समय अधिक उपज लेने के लिए वो हमारा 25 से 30 दिन कम से कम 25 दिन की पौध हमारी होनी चाहिए। हो तो 30 तक, लेकिन चलो 35-40 तक आराम से लगा सकते हैं जी। और ये सबसे उपयुक्त समय है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने बड़े समय अच्छे समय से ये कार्यक्रम रखा है, तो 15 जून से लेके और जो हमारा पहला पखवाड़ा है जुलाई का जी, तब तक इसकी जो रोपाई है हम कर सकते हैं। 15 जुलाई तक, 15 जुलाई के लगभग। वैसे तो प्रथम जैसे आप पहला हफ्ता हम कहते हैं 7 जुलाई तक हम लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारी कम अवधि की है खासकर बासमती की, जैसे अभी अशोक भाई जी ने पूछा भी था, तो उसको हम मध्य जुलाई तक भी लेके जा सकते हैं। दूसरी और बातें करें तो सबसे एक महत्वपूर्ण बात इसके अंदर है कि जब हम आप रोपाई कर रहे हैं उससे पहले कि किस तरीके की पौध, तो जैसे हमने बात की कि 25 से 30 दिन की हो, उखाड़ते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें पानी भर के उखाड़नी है। अच्छा। आमतौर पे क्या देखा गया है कि हम लेबर पे निर्भर रहते हैं, वो उखाड़ते समय उन्हें बैठने की समस्या ना हो इसलिए वो क्या करते हैं सूखे में उखाड़ देते हैं। उससे क्या होता है हमारे जो जड़ों को नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फिर जब हम रोपाई करते हैं टूट जाती है। तो उससे क्या होता है कि जब हम खेत में अपने रोपाई करते हैं तो काफ़ी समय लगता है उसको जड़ें पकड़ने में, एनर्जी ज़्यादा लगती है जड़ें पकड़ने में। दूसरा एक आमतौर पे हमारे किसान भाई जैसे बकाने डिजीज़ होते हैं उसे आमतौर पे जैसे झंडा रोग के नाम से जानते हैं, जहाँ पे खासकर हमारे बासमती की जीरी में ये आती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर सूखे में आपने पाड़ी है तो झंडा रोग उस खेत में आता ही आता है लगभग, तो काफ़ी समस्या वो आ जाती है और बाद में उसका कोई इलाज नहीं। तो ये ध्यान रखें कि पानी दे के ही उसको पौध को उखाड़ें। दरअसल ये तो बात होगी कि जब साथी को पौध उखाड़ने तब की बात। अब बात है कि पौध तो उखाड़ेंगे लेकिन उससे पहले खेत तो तैयार हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि खेत कैसे तैयार करें। उसमें कुछ सावधानी बरतने वाली बातें हैं। एक तो है कि भाई मिट्टी पलटने वाले हल से पहले जुताई करें, उसके बाद हैरो लगा के तैयार करें, फिर पानी भर के 2 से 3 जुताई उसकी करें ताकि अच्छा गारा उसमें बन जाए, और उसके बाद एक भारी सुहागा उसमें लगा दें। एक भ्रांति और है, मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से इसको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, क्योंकि वो 2-3 दिन पहले भी कई बार पानी लगा देते हैं कि एक ठंडा हो जाएगा हमारा। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमारी पानी भी एक धरोहर है, हमें मिली है, हमें आगे दे के जानी है। तो अगर हम अच्छी अवस्था में उसको दे के जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमको याद करेगी। तो उसके लिए एक तो है कि भाई हम कम अवधि वाली जो किस्में हैं ताकि उसमें हमारा पानी का प्रयोग कम हो, और दूसरा क्या है जिस दिन आपको कद्दू करना है उसी दिन उसमें पानी लगा के उसके बाद फिर उसमें 2 से 3 जुताई करके उसमें कद्दू करें जी। और एक चीज़ और है कि भाई उसमें जब हम खेत तैयार करते हैं, हालांकि वो समय जा चुका है, लेकिन कोशिश करें कि हर साल किसान भाई उसमें हरी खाद जो है ढैंचे के रूप में उसको ज़रूर लगाएं, ताकि हमारी जो मिट्टी का स्वास्थ्य है, जो हम जैविक कार्बन जो बोलते हैं, हमारी मिट्टी का जो शक्ति है वो कम होती जा रही। तो उसके लिए है कि भाई जो भी गलने वाली चीज़ है हमारी उसके अंदर हम अपने खेत के अंदर ज़रूर डालें, ताकि उसमें जैविक कार्बन की मात्रा बढ़े। स्वस्थ मिट्टी रहेगी तो स्वस्थ पौधा रहेगा, स्वस्थ पौधा रहेगा तो उसमें कीट और बीमारी का प्रकोप हमारा कम रहेगा जी।
तो ये एक बात बड़ी महत्वपूर्ण। तो ये तो सब बात हुई कि खेत तैयार करना ताकि उसमें हम जो है रोपाई कर सकें। अब और किन किन बातों का विशेष ख्याल रख सकते हैं? जी, इसमें एक और बात हमारी आती है कि भाई जब आपने रोपाई की उसके बाद सबसे पहली बात आती है हमारी कि भाई एक तो हम खाद की बात करते हैं, एक हम खरपतवार की बात करते हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि जो कद्दू वाली हमारी जीरी रहती है उसमें खरपतवार की समस्या हमारी ज़्यादा समस्या नहीं रहती, कम समस्या रहती है। इसके साथ साथ ये भी है कि अगर कतारों में आप बोते हैं, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि कोशिश करिए कि जब हम रोपाई करते हैं तो उसको कतारों में हमारी रोपाई हो ताकि जी। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं करनाल जिला करनाल महकमा जिले से बोल रहा जी। अपना नाम? राजकुमार है जी। राजकुमार जी, क्या पूछना है? मैं ये पहले 14 जीरी ला रही है जी, हम 14 जीरी लगाएंगे। अच्छा, उसमें सावधानी ये बरतनी है भी कितना खाद दे रहे हैं, कितना जी इसमें पानी देना, कितना पोटाश दे रहे हैं, ये बता दें आपने डॉक्टर साहब। जी राजकुमार जी, अभी मैं उसे अभी आने वाला हूँ कि भाई जो आपकी मोटी जीरी है उसमें कितना डाल लें, बासमती अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें कितना डाल लें, और संकर धान अगर आप लगाते हैं जो हाइब्रिड जो आ जाते हैं उसमें कितना डालें। तो जैसे आपकी PR 114 आप वैरायटी लगा रहे हैं तो उसमें हम जैसे 60-24-24 हमारा शुद्ध नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, इसका मतलब क्या है कि भैया आप लगभग 2.5 कट्टे के करीब आप उसमें यूरिया डाल सकते हैं। 1 कट्टा DAP का डाल सकते हैं अगर आप DAP डालते हैं। अगर सुपर डालते हैं तो उसमें 150 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल सकते हैं। जहाँ तक पोटाश की बात है वो आप म्यूरेट ऑफ पोटाश के माध्यम से देते हैं तो वो 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप वो डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे खेत के अंदर जैसे जिंक की कमी कई बार देखी जाती है तो उसके लिए आप जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए अगर 21% वाला और 33% वाला 2 मार्केट में मिलते हैं तो 21% वाला अगर आप डालते हैं तो 10 किलो प्रति एकड़ आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका 33% है तो 6.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसमें डाल सकते हैं। डालने का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप खेत तैयार कर रहे हैं जो आपका पोटाश है जो आप म्यूरेट ऑफ पोटाश से देंगे, DAP और जिंक ये आपको रोपाई करते समय देना है, और जो यूरिया है ये आपको 3 बार में देना है। 1/3 मात्रा देनी है आपको जब रोपाई करी है आपने, 1/3 मात्रा देनी है आपको लगभग इस 21 से 25 दिन के बीच में, और तीसरी और आखिरी जो है वो आपको 42 से 45 दिन के आसपास वो देनी है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप अच्छे तरीके से उसका प्रयोग भी कर पाएंगे अपने पोषक तत्वों का, और अच्छी उपज भी ले पाएंगे। डॉक्टर साहब जी, पिछले साल हमने 11-21 लाई थी जी। अच्छा, उसमें हमने पानी भी ज्यादा दिया और खाद भी ज्यादा डाल दिया जी, मतलब खराब हो गई धान हमारा 11-21 का। उसका एक कारण ये हो सकता है जी, जब आप यूरिया का कितना गिरना है जी, कितना पानी? देखिए बासमती जो ग्रुप है उसमें आपकी लगभग जो मैंने अभी आपको डोज बताई है वो लगभग आधी आपकी डलती है। और कारण क्या होता है, जैसे आपने बताया कि उसमें उपज आपकी कम रही, उसका एक कारण ये हो सकता है कि जब आप रोपाई करवाते हैं तो कई बार गहरी लग जाती है। अब गहरी लगने की वजह से क्या हो जाता है कि उसकी फूट लेट चलती है, और ज़्यादा पानी की और ज़्यादा खाद की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आप उसमें यूरिया या दूसरे पोषक तत्व अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो वो बध जाएगी और उसके बाद फिर उसमें गिरने की समस्या आएगी, तो उससे आपकी उपज बढ़ने की बजाय और कम होगी। तो उसमें कोशिश करिए एक तो कि जो आपका समन्वित है पोषक तत्व वो आपको डालना है। अगर आपके पास देसी खाद अगर मिल जाती है तो उसका प्रयोग ज़रूर करें अपने खेत में। और जैसा मैंने बताया कि आप उसमें जो हरी खाद के रूप में, ढैंचे के रूप में भी आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। पानी का ऐसा है कि हम शुरू का जो आपका जो वनस्पतिक वृद्धि है, यानी कि शुरू के जो आपके 25 से 30 दिन है, केवल उसी समय आपको पानी उसमें खड़ा रखना, उसके बाद बिल्कुल आपको पानी खड़ा नहीं रखना। एक फूल की अवस्था में जब है उस समय पानी की कमी नहीं होने देनी आपने। तो अगर ये बातों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी समस्या दूर हो सकती है। ठीक है जी, नमस्कार जी। नमस्कार। बात कतारों में हम बात करते हैं, कतार। हाँ जी, इसमें देखिए अगर कतारों में हम बोते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है, हमारी हवा पास होती है तो कई तरीके की बीमारी हमारे जो धान की हमारी फसल है उसके अंदर आती है।
तो उसे अगर हम लाइनों में बोते हैं, कतारों में बोते हैं, तो उससे हवा पास होने की वजह से वो समस्या भी हमारी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो जब रोपाई करते हैं कोशिश करिए कि 20 सेंटीमीटर का फासला कतार से कतार के बीच में रखें और 15 सेंटीमीटर का पौधे से पौधा रखें। और एक जगह पे जहाँ पे पौध लगा रहे हैं वहाँ पे कोशिश करिए 2 से 3 पौध एक जगह पे लगाएं, ताकि हमारे पौधों की संख्या पूरी खेत के अंदर रहे और हमारी उपज जो है वो उसमें अच्छी रहे। इससे सब बात आएगी कि गहराई कितनी हो उसकी अमूमन। जी देखिए, सबसे बड़ी समस्या ही एक ये रहती है, आमतौर पे कृषि विज्ञान केंद्र में काम करता हूँ, हमारे पास ज़्यादातर किसान अभी जैसे रोपाई चलेगी उसके बाद आते हैं कि जी फूट की कौन सी दवाई डालें। पहले फोन ले लें। जी हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं यही कुरुक्षेत्र से ही बात कर रहा हूँ। अपना नाम? सर मेरा नाम गोपाल है। जी गोपाल जी, क्या पूछना है? सर मैं एक जानकारी लेना चाह रहा था जी। एक बासमती जीरी होती है जिसके चावल लंबे होते हैं और खुशबू भी होती है उनके अंदर, उसको देहरादूनी बासमती बोलते हैं सर। अच्छा, तो उसका बीज कुरुक्षेत्र में किस जगह से मिल जाएगा सर? डॉक्टर साहब देखिए, आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपके हरियाणा में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी, खासकर जो आपका कुरुक्षेत्र करनाल है, ये जाना ही आपकी जो एरोमेटिक बासमती है उसके लिए जाना जाता है। उसके लिए आपकी जैसे लोकल CSR 30 है या तरावड़ी बासमती है या बासमती 370 है, ये भी आप इसमें लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है और आपको आपके निकटतम जो केंद्र है वहाँ से ये आपको मिल भी सकती है। तो ये जो बीज है जो आपने बताया सर अभी जी, तो इनकी जो मतलब प्योद है वो अब बोने के बाद ये जुलाई में या जून के लास्ट में लग सकती है सर? अभी अगर आप पौध बोएंगे, देखिए अभी समय आपका लग जाए, जैसे आज की 7 तारीख है और जैसा मैंने बताया कि भाई 25 से 30 दिन की आपको इसमें लगा सकते हैं। तो जो पहला आपका हफ्ता है जुलाई का, उस समय आपकी रोपाई हो जानी चाहिए, तो फिर आप इसको लगा सकते हैं। और इसमें सर एक बार खाद दवाई का भी बता देंगे थोड़ा सा? हाँ जी बिल्कुल, इसमें जैसे खाद है हमारा, वो आपका जैसे मैंने अभी इसी कार्यक्रम में बताया कि भाई आपकी अगर मोटी जीरी है तो उसमें आपका 2.5 कट्टा है, तो इसमें आपका लगभग आपका 1 से 1.5 कट्टा ही आपका पर्याप्त है। अगर आप इसमें पोटाश डालने की आपको जरूरत नहीं है। और पोटाश डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें देखिए हमारी जो बासमती ग्रुप है इसमें आपका जो आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की, ये कम होती है। इसके साथ साथ क्योंकि इसका ये क्वालिटी के लिए जानी जाती है, तो अगर आप उसे ऑर्गेनिकली या प्राकृतिक रूप में अगर उसको अपनाते हैं तो उससे भी आप जो बासमती है उसकी अच्छी उपज के साथ साथ क्वालिटी जो बासमती है वो हम लगा सकते हैं। ठीक है। इसकी हाइट कितनी चली जाती है जी पौधे की जो आपने बीज बताए? हाँ जी, हाइट का ऐसा है जी, अगर आपकी ज़्यादा जाती है तो 60 से 65 दिन के बाद आप, जैसे आपने आमतौर पे देखा भी होगा यहाँ पे खासकर कुरुक्षेत्र में या कैथल में देखा जाता है कि ऊपर की जो 1 फुट 1.25 फुट तक की है उसको घास के लिए प्रयोग कर लिया जाता है। हाँ जी काट लेते हैं। हाँ जी, ध्यान आपको ये रखना है कि यूरिया की मात्रा ज़्यादा ना दें उसमें। अगर यूरिया की मात्रा ज़्यादा देते हैं तो उससे आपकी हाइट जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो जैसे हम मोटी जीरी में ये जिंक वगैरह डाल देते हैं, इसमें है डालने की जरूरत? नहीं, इसमें आपको जिंक डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो हमारी बासमती की ग्रुप की जो है, अगर आपने गेहूं में जैसे इससे पहले अगर डाला है तो इसमें आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी, DAP कितना डालने की किले के साथ? DAP आधा कट्टा पर्याप्त है इसके लिए, जो बासमती की आपकी जितनी भी हैं। और बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने दवाई का भी पूछा था, तो इसमें जो हमारा बकाने डिजीज है जिसे झंडा रोग हम बोलते हैं, हाँ जी, उसका आपको ध्यान रखना है कि एक तो बीज उपचार बेवेस्टीन से 1 ग्राम बेवेस्टीन 1 किलो बीज के हिसाब से आपको शुरुआत में जब आप बीज का जब भिगोएंगे उसे 24 घंटे के लिए, उस समय ज़रूर उपचार करना है। और एक जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि पौध उखाड़ते समय उस समय आपके खेत में पानी होना चाहिए और बिल्कुल नीचे से पकड़ के वो उखाड़नी, ताकि जो जड़ों को नुकसान कम से कम हो और जब आप उसे रोपाई करें तो वो जल्दी जड़ें पकड़े और जल्दी उसकी अवस्था शुरू हो। कितने दिन की वैरायटी है जी डॉक्टर साहब? ये लगभग आपकी 140-145 दिन का समय लेती हैं जी, ये वैरायटी जो मैंने आपको बताई है। अच्छा, एक बार नाम और बता दोगे डॉक्टर साहब इसके दोबारा से? CSR 30
हाँ जी। तरावड़ी बासमती, हाँ जी। बासमती 370 के नाम से भी आती है। 3 बीज है। हाँ जी, ठीक है। ये आप ठीक है, जो ठीक है, क्वालिटी के डॉक्टर लिए आपकी मशहूर है यहाँ की। अच्छा जी। जी, तो इन तीनों तो डॉक्टर साहब बात चल रही थी कि फूट का और उपज का गहराई से बड़ा गहरा संबंध है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, गहराई अगर ज़्यादा चली जाती है तो क्या है, पौधे की एक अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि जब वो बाहर निकलेगा उसके बाद फिर उसमें फुटाव शुरू होगा जी। तो अगर गहराई ज़्यादा है, समय ज़्यादा लगेगा बाहर निकलने तक, किसान भाई कई बार इतना संतोष नहीं कर पाते और वो फिर दुकानदार के पास आते हैं कि भाई मेरे को फूट की दवाई दे दे। और जब तक होता है कि जब तक वो फूट की दवाई डालते हैं उसकी अवस्था तब तक वो आ जाती है फूट की और वो फूट उसमें शुरू हो जाती है। वो कहते हैं दवाई से फूट आ गई। बिल्कुल। तो उसमें ध्यान यही रखना है, एक तो जब कद्दू करे उसे 4 से 5 घंटे तक उसको स्टेबल रखें ताकि जो गत्थड़ जो उठता है वो बैठ जाए जी। उसके बाद ही उसमें रोपाई शुरुआत करें और 1-1.5 इंच जो है हमारा उससे ज़्यादा गहराई में उसे ना लगाए और पौध लगाते समय ध्यान रखें कि वो सीधी लगे जी, टेढ़ी ना लगे। दूसरा एक फोन ले ले जी। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इंद्राज जी, गाँव नागल, जिला यमुनानगर। अपना नाम क्या बताया? इंद्राज। इंद्राज जी, क्या पूछना है? मैं पौध के बारे में पूछेंगे। मैं एक पौध पड़ी हाइब्रिड 2020। हाइब्रिड बीज लिया? कौन सा हाइब्रिड 2020 जी? अच्छा। तो हमारे यहाँ समस्या हुआ जी, जब तक क्लोरोसेप्रा वगैरह नहीं जोड़ दे पौध नूर जी, जोर ले लो जरा डॉक्टर साहब। देखिए, इसका और भी कोई उपचार है जी? हाँ सुनिए जी। इंद्रराज जी, अगर मेरे को नाम ध्यान रहा आपका, एक तो इसमें आपको देखिए क्लोरोसाइपर आपको सच डालने की जरूरत नहीं है, ये आपकी जो दीमक की समस्या रहती है उसके लिए सिफारिश की जाती है। धान में क्योंकि हमारा पानी खड़ा रहता है तो क्योंकि आप भी किसान हैं इस चीज से वाकिफ होंगे, जहाँ पानी खड़ा रहता है वहाँ पे दीमक की समस्या हमारी कम है। मैं पौध की बात कर रहा जी, पौध बोई 1 तारीख को, इसमें जो है ना जब तक वो दवाई नहीं डालते बढ़ोतरी नहीं आती। नहीं, ये एक भ्रांति है। देखिए, कीटनाशक दवाई है, कीटनाशक से कोई ग्रोथ नहीं आएगी आपकी। कीटनाशक कीट के लिए होती है, ठीक है जी। उसके लिए जो ग्रोथ है वो आपका, जैसे अब मैं कहूँ कि भाई आपके शरीर की बढ़वार कैसे होएगी, जब आप अच्छा खाना खाएंगे, स्वस्थ खाना खाएंगे। तो जो आपका खाना है वो आपके पोषक तत्व हैं जो पौध के या जो हमारे पौधे के हैं। तो उसमें ध्यान ये रखना है कि आप जब नर्सरी लगाते हैं उसे भी कद्दू करके लगाएं। पानी जो आप देते हैं शाम के टाइम पानी दे ताकि अगले दिन जब धूप आए तो उस टाइम वो पानी उतर जाए, क्योंकि तेज धूप में अगर आपका पानी खड़ा है तो कई बार जड़ें गलने की समस्या उसमें आ जाती है। और अगर कद्दू नहीं किया हुआ है तो उसमें कई बार जिंक की कमी भी आ जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर कमी आ भी जाती है तो उसमें आप जिंक यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। 0.5% जिंक और 2.5% आपका यूरिया। मतलब क्या है इसका कि भाई 5 ग्राम आपका जिंक और 25 ग्राम यूरिया प्रति लीटर के हिसाब से आप अपनी पौध के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं अगर आपको उसमें पीलापन या वैसी चीज़ें दिखाई देती है तो वही आपकी ग्रोथ करेगी। डाई की मुट्ठी में मार दीजिए उसमें। है जी, डाई की मुट्ठी मार देना उसमें। डाइजिन का छिंटा? डाया जी, डाया खाद। डाया देखिए उसमें है, जरूर आप उसमें डाल सकते हैं। 10 किलो हम कहते हैं शुद्ध नाइट्रोजन, 10 किलो आप जो आपका फॉस्फोरस है बहुत बढ़िया, वो आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि पौध को भी शुरुआत में बढ़ने के लिए उसको चाहिए पोषक तत्व। और उसके साथ साथ आपको जो खरपतवार प्रबंधन है उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि कई बार कबाड़ साथ में हो जाता है तो वो आपस में उनकी प्रतिस्पर्धा रहती है। वो भी डाल दीजिए। हाँ, शुरू में डाल दीजिए तो बहुत अच्छा करा। अगर आपने समय से डाली है तो आप बधाई के पात्र हैं इसके लिए। तो सब बात है कि अब जो मुख्य बात रहेगी कि धान की फसल पानी के बारे में बड़ा भ्रम है कि पानी दिए जाओ, फसल मांगती है दियो। आदमी सोचता है कि शायद अगर हम पानी ना खड़ा रखें तो शायद फसल नहीं होगी। ये भी एक तरीके से मैं कहूँगा कि ये भ्रांति है हमारी कि भाई पानी नहीं खड़ा होगा तो फसल नहीं चलेगी। पानी खड़ा करने का एक महत्वपूर्ण कारण इसमें ये रहता है हमारा कि शुरुआत में हमारे कबाड़ की समस्या जो होती है जी, पानी खड़ा होने की वजह से वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है जी। तो इसलिए, और शुरुआत की जो वनस्पतिक वृद्धि है उस समय पानी की आवश्यकता होती है कि भाई हम शुरुआत में जैसे भाई जड़ें पकड़नी है उसके लिए हमारी नमी होने का बड़ा आवश्यक है।
और क्योंकि जीरी ऐसी फसल है हमारी, इसके जो हमारा एरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं, एक साइंटिफिक टर्म है, इससे क्या है कि ये पत्तों के माध्यम से भी वो सांस ले सकती है। तो इसलिए इसमें हम पानी शुरुआत में खड़ा रखते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे आपने कद्दू किया है, उसके रोपाई के बाद आपको जो वनस्पतिक वृद्धि है जो 20 से 25 दिन 30 दिन का है, उसी समय तक आपको चाहिए खड़े पानी के लिए। 4 से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी खड़ा रखने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे देखा जाता है ट्यूबवेल खुला है तो वो खुला ही रहता है, ये कि चल रहा है तो चल ही रहा है। तो वो गलत धारणा है कि भाई उसमें खड़ा रहे। ज़्यादा पानी भी एक तरीके से नुकसान करता है। दूसरा क्या है कि हर हफ्ते उस पानी को एक बार निकाल के और ताज़ा पानी उसमें भरें। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है खासकर पानी के लिए कि भाई जैसे आपकी हफ्ते से 10 दिन के बाद रोपाई के बाद एक बार उसमें पानी ज़रूर रोक लें, ताकि जो जड़ें तब तक वो पकड़ लेती है, ताकि जड़ें नीचे तक जाएं। उसके लिए एक बार हफ्ते से 10 दिन बाद रोपाई के उसमें पानी रोक लें, ताकि आपकी जो उसके बाद जब पानी लगे तो जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाएंगी, तो वो पोषक तत्वों का दोहन भी अच्छे से कर पाएंगी और आगे ग्रोथ के लिए भी वो उनके लिए बेहतर रहेगा। तो समय को देखते हुए थोड़ी सी चर्चा हम खाद के ऊपर भी कर लें। खाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी। कुछ साथियों एक भ्रम भी है कि जितनी दवाई गिरते रहो, कोई फूट की दवाई गिर दो, ये गिर दो, लेकिन वास्तव में खाद वैज्ञानिक तरीके से नहीं गिर पाते। जी। तो खाद किस मात्रा में कब कब गिरना है, थोड़ा सा चर्चा कर लें। अपनी जो मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, ताकि उन्हें पता लगे कि भाई किस पोषक तत्व की हमारे खेत के अंदर कमी है। आमतौर पे हमारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की जो सिफारिश है वो इस प्रकार है। अगर जैसे मोटी जीरी जो PR ग्रुप जैसे आमतौर पे बोलते हैं, या संकर धान जो है हाइब्रिड जैसे आती हैं, प्राइवेट कंपनियों की भी आती हैं, तो उसके लिए हमारा 130 किलो हमारा जो यूरिया प्रति एकड़, 1 कट्टा डाई का अगर DAP के रूप में दे रहे हैं, अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में दे रहे हैं तो 150 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, 40 किलो हमारा पोटाश और 10 किलो 21% जिंक जी। और अगर 33% वाला है तो 6.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट वो दे सकते हैं। तो डॉक्टर संदीप रावल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आज सभी किसान भाइयों से बात करके। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही हमारा आज का किसान वाणी का ये अंक समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई और गिरधारी भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।